हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड नॉलेज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। द लिंक इज गिवन बिलो। आज हम द लिमिटेशन एक्ट 1963 के जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डील करेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आज मैं अपने वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत सारे स्टेट के प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। कुछ एमसीक्यूज़ तो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो कम से कम 4 से 5 स्टेट के एमसीक्यूज़ में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन टू फर्स्ट। द लिमिटेशन एक्ट वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स। सो ये पहला एमसीक्यू है जिसके अंदर हम पूछ रहे हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट वो कब एनफोर्स हुआ था। ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1967। हमारा करेक्ट आंसर है 1964। सो लिमिटेशन एक्ट 1963 1964 के अंदर एनफोर्स हुआ था। मूव फर्दर। सेकेंड, द लिमिटेशन एक्ट कंटेन्स। सो ये पूछ रहा है कि जो लिमिटेशन एक्ट में कितने सेक्शन और कितने आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन ए 32 सेक्शन एंड 151 आर्टिकल्स, ऑप्शन बी 31 सेक्शन एंड 137 आर्टिकल्स, ऑप्शन सी 33 सेक्शंस एंड 137 आर्टिकल्स, ऑप्शन डी 37 सेक्शन एंड नो आर्टिकल्स। हमारा करेक्ट आंसर है बी, दैट इज 31 सेक्शन एंड 137 आर्टिकल्स हमारे लिमिटेशन एक्ट में कंटेन किए गए हैं। मूव फर्दर। थर्ड, द लिमिटेशन एक्ट 1963 बार्स। तो इसमें पूछा गया है 1963 का जो एक्ट है वो किस चीज़ को बार करता है। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी ड्यूटी, ऑप्शन सी लायबिलिटी, ऑप्शन डी रेमेडी। हमारा करेक्ट आंसर है रेमेडी, ऑप्शन डी। तो जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है वो रेमेडी को बार करता है। मूव फर्दर। फोर्थ, सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारा सेक्शन 3 है वो किस चीज़ पे अप्लाई नहीं होता है। ऑप्शन ए सूट, ऑप्शन बी अपील, ऑप्शन सी बिलीव टू यू एज अ पॉपर, ऑप्शन डी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे हमारा जो सेक्शन 3 है वो अप्लाई नहीं होता है। मूव फर्दर। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आर। इसमें पूछा गया है जो भी प्रोविजंस है सेक्शन 3 के वो कैसे हैं। ऑप्शन ए डायरेक्टरी, ऑप्शन बी डिस्क्रिशनरी, ऑप्शन सी मैंडेटरी, ऑप्शन डी परमिसिव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी मैंडेटरी। सो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 आर मैंडेटरी। मूव फर्दर। सिक्स्थ, एनी क्लेम बाय वे ऑफ अ सेट ऑफ और अ काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज। तो इसमें पूछा गया है कि अगर कोई भी क्लेम किया गया है सेट ऑफ के थ्रू या फिर काउंटर क्लेम के थ्रू हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ऑप्शन ए अ सेपरेट सूट, ऑप्शन बी द सेम सूट, ऑप्शन सी सेपरेट और सेम सूट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर है सेपरेट सूट की तरह हम कोई भी सेट ऑफ है या फिर काउंटर क्लेम को ट्रीट करेंगे। मूव फर्दर। सेवेंथ, which section is based on the principle of lex non cogit et impossibilia। ये एक लीगल मैगजीम है जिसका मतलब है कोई भी जो भी लॉ है वो किसी भी मैन को कंपेल नहीं कर सकता ऐसे एक्ट को करने के लिए जिसको वो पॉसिबली कंफर्टेबल नहीं है करने के लिए। तो इसमें पूछा गया कि इस प्रिंसिपल के ऊपर कौन सा हमारा सेक्शन लिमिटेशन एक्ट का बेस्ड है। ऑप्शन ए सेक्शन 4, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 14, ऑप्शन डी सेक्शन 15। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 4 हमारा जो इस लीगल मैगजीम के ऊपर बेस्ड है। मूव फर्दर। वेयर द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड द सूट अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड प्रिफर्ड और मेड ऑन द डे। तो इसमें पूछा गया है कि अगर जिस दिन अगर कोई भी प्रिस्क्राइब किया गया है पीरियड किसी भी सूट का, अपील का, एप्लीकेशन का और उसी दिन कोर्ट बंद है तो वो सूट, एप्लीकेशन या फिर अपील वो कब इंस्टीट्यूट की जाएगी, प्रिफर की जाएगी। ओके, सो हमारा ऑप्शन है व्हेन कोर्ट रीओपन्स, बी द एट द रेसिडेंट ऑफ द जज ऑन द डे ऑफ वेकेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर है ए,
तो जब कोर्ट रीओपन होगा या नेक्स्ट डे या फिर जिस दिन भी कोर्ट रीओपन होगा उस दिन हमारी जो भी सूट है, अपील है, एप्लीकेशन वो इंस्टीट्यूट की जा सकती है, प्रेफर की जा सकती है। मूव फर्दर 9th, plaint filed the next day after the period of limitation will not be barred by time। सो इसमें पूछा गया कि अगर कोई भी प्लेंट है वो नेक्स्ट डे, जिस दिन लिमिटेशन था उसके नेक्स्ट डे अगर फाइल की गई है तो वो टाइम बार्ड नहीं मानी जाएगी। ऑप्शन ए, द प्लेंटिव वॉज आउटसाइड इंडिया ऑन द लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन। Option B, if the plaintiff was unwell or suffering from viral fever on the last date of limitation. Option C, the court was closed for half an hour on the last date of limitation. Option D, the advocate was the plaintiff forgot to file the plaint on the last date of limitation. हमारा करेक्ट आंसर है C, that is द कोर्ट वॉज क्लोज फॉर हाफ एन आवर ऑन द लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन। सो अगर कोर्ट है वो हाफ एन आवर के लिए भी क्लोज है जिस दिन जो लास्ट डेट है लिमिटेशन का, तो वो टाइम बार्ड नहीं माना जाएगा, बार्ड बाय टाइम नहीं होगा और नेक्स्ट डे जो प्लेंट है वो फाइल की जा सकती है। मूव फॉर द 10th, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू। सो इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा सेक्शन है 10(5) है वो किस पे अप्लाई होता है। ऑप्शन ए, सूट। ऑप्शन बी, अपील्स और एप्लीकेशन। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो हमारा करेक्ट आंसर है अपील्स एंड एप्लीकेशन, दैट इज ऑप्शन बी। मूव फर्दर 11th, प्रोविजन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ऑन द ग्राउंड ऑफ सफिशिएंट कॉज इज डील्ड विथ अंडर। सो इसमें पूछा गया है कि अगर कोई जो प्रोविज़न है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का सफिशिएंट ग्राउंड के ऊपर वो कौन सा सेक्शन डील करता है। ऑप्शन ए, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ऑप्शन बी, सेक्शन 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सो ऑप्शन डी, सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सो हमारा करेक्ट आंसर है सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डील करता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के प्रोविजन से। मूव फर्दर 12th, एज पर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन मे नॉट बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ। तो इसमें पूछा गया है कि अगर जो सेक्शन 5 के अंदर जो हमारा प्रिस्क्राइब पीरियड है लिमिटेशन का उसको हम एक्सटेंड नहीं, कौन से केस में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए, एनी अपील। ऑप्शन बी, एनी एप्लीकेशन। ऑप्शन सी, एनी एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर अगर कोई भी एप्लीकेशन दी गई है तो उसको हम एक्सटेंड नहीं किया जा सकता पीरियड ऑफ लिमिटेशन। मूव फर्दर 13th, डिले इन फाइलिंग द सूट। सो इसमें पूछा गया है कि अगर सूट को फाइल करने में अगर डिले कर दिया गया है तो क्या होगा। ऑप्शन ए, कैन नॉट बी कंडन अंडर लिमिटेशन एक्ट। बी, कैन नॉट बी कंडन अंडर सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सी, can be condemned under Article 137 of Limitation Act. Option D, none of the above. So correct answer is cannot be condemned under Limitation Act 1963. सो अगर किसी पर्सन ने सूट को फाइल करने में ही डिले कर दिया है तो उसके लिए माफ़ी नहीं मिल सकती है लिमिटेशन एक्ट में। सो मूव फॉर द 14th, सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज अवेलेबल टू। सो इसमें पूछा गया है जो हमारा सेक्शन 6 है वो किस पर्सन को अवेलेबल है। ऑप्शन ए, प्लेंटिफ। ऑप्शन बी, डिफेंडेंट। ऑप्शन सी, रिस्पोंडेंट। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो हमारा करेक्ट आंसर है ए, प्लेंटिफ को हमारा जो सेक्शन 6 है वो अवेलेबल किया गया है। 15th, अंडर सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अ माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड। इसमें बोला गया है कि जो हमारा सेक्शन 6 के अंदर है वो माइनर है वो कौन से चाइल्ड को इंक्लूड करता है। ए, बिलो द एज ऑफ 15। बी, बिलो द एज ऑफ 18। सी, बिलो द एज ऑफ 14। डी, इन द वूम्ब। हमारा करेक्ट आंसर है डी, दैट इज इन द वूम्ब। सो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चाइल्ड मदर के वूम में है तो वो माइनर कंसिडर किया गया है। मूव फॉर द 16th, डिसेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 6 क्लॉज 1 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डज नॉट मीन डिसेबिलिटी अराइजिंग बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए, मिनॉरिटी। ऑप्शन बी, इंसॉल्वेंसी। ऑप्शन सी, इंसैनिटी। ऑप्शन डी, इडियोसी। सो इसमें यह पूछा गया है कि अगर हम डिसेबिलिटी जानना चाहते हैं एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग तो हम ये चार में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम ये नहीं मानेंगे कि वो डिसेबिलिटी अराइज हुई है।
हमारा करेक्ट आंसर है इंसॉल्वेंसी, ऑप्शन बी। ओके, मूव फर्दर टू 17th। ग्राउंड ऑफ लीगल डिसेबिलिटी प्रोवाइड्स इन सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट आर। तो इसमें पूछा गया है कि अगर लीगल डिसेबिलिटी के कौन से ग्राउंड्स हैं जो कि सेक्शन 6 में प्रोवाइड किए गए हैं। ऑप्शन ए माइनॉरिटी, ऑप्शन बी इंसॉल्वेंसी, ऑप्शन सी इडियोसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हमारा करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। सो अगर हम ग्राउंड चाहते हैं लीगल डिसेबिलिटी के तो हम माइनॉरिटी के लिए भी सकते हैं, इंसॉल्वेंसी का भी ले सकते हैं, इडियोसी का भी ले सकते हैं। मूव फर्दर 18th। Whether a person is affected by two legal disability or where one disability followed by another without leaving the gap, then suit or application may be filed. A. Till the first disability ceases to exist. B. Till the second disability ceases to exist. C. After both disability have ceased. D. None of the above. इसमें ये पूछा गया है कि अगर कोई भी पर्सन है उसको दो डिसेबिलिटी है और एक डिसेबिलिटी के ख़त्म, मतलब उसमें कोई गैप नहीं है फर्स्ट डिसेबिलिटी और सेकंड डिसेबिलिटी में, तो जो सूट और एप्लीकेशन वो कब फाइल किया जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर है सी। तो जब दोनों डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो ही जो पर्सन है वो सूट या एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। मूव फर्दर 19th। If a cause of action of a suit arises when the plaintiff is minor, he may institute the suit। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी जो कॉज ऑफ एक्शन है किसी भी सूट का वो कब अराइज हुआ है, जब प्लेंटिफ माइनर था। तो जो माइनर कब जो इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट को, इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन ए विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब लिमिटेशन फॉर सच सूट आफ्टर ही अटेंड मेच्योरिटी। ऑप्शन बी विद इन 1 year ऑफ अटेनिंग मेच्योरिटी। ऑप्शन सी विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब बाय लिमिटेशन फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर है ए। सो अगर कोई भी लिमिटेशन प्रिस्क्राइब की गई है तो उस पर्सन के मेजॉरिटी को अटेंड करने के बाद में वो उस टाइम पीरियड तक के लिए वो इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट को। से फॉर एग्जांपल कोई भी सूट का लिमिटेशन पीरियड 1 year दिया है, तो जो पर्सन है प्लेंटिफ है जब वो माइनॉरिटी से मेजॉरिटी अटेंड कर लेता है तो मेजॉरिटी अटेन करने के विद इन 1 year के अंदर वो सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है। मूव फर्दर 20। अंडर लिमिटेशन एक्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन shall be deemed to be extended for a maximum period of from the death of the person affected by the disability. Option A 1 year, option 2 2 year, option 3 3 year, option D 12 year। तो इसमें पूछा गया है कि अगर लिमिटेशन एक्ट के अंदर कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन किया गया है किसी भी सूट या एप्लीकेशन के लिए तो वो कब तक हम मानेंगे कि वो एक्सटेंड कर दिया गया है मैक्सिमम पीरियड के लिए। कब से? जब से उस पर्सन की डेथ हुई है जिसकी वो डिसेबिलिटी अफेक्ट हुई है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हम 3 साल तक ये मानेंगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा। मूव फर्दर 21st। द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 6 and 7 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। इसमें बोला गया जो प्रोविजंस दिए गए हैं डिसेबिलिटी के सेक्शन 6 के सेक्शन 7 के अंदर वो कैसे हैं। ऑप्शन ए आर नॉट एप्लीकेबल टू सूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन। ऑप्शन बी cannot be deemed to extend for more than 3 years from the direction of the disability or the death of the person affected, thereby the period of limitation for any suit or application. Option C both A and B. D neither A nor B। तो हमारा करेक्ट आंसर है both A and B, that is C। तो जो हमारे प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 6 और 7 में उसमें ए और बी दोनों अप्लाई होंगे। मूव फर्दर टू 22nd। वेयर वंस द टाइम हैज बिगेन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप इट अंडर। कौन से सेक्शन के अंदर स्टॉप की गई है? अगर कोई भी टाइम है वो रन होना स्टार्ट हो गया है तो कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी को इंस्टीट्यूट करने, कोई भी सूट या फिर एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट करने के लिए कौन सा सेक्शन हमारा स्टॉप करता है। ऑप्शन ए सेक्शन 9, ऑप्शन बी सेक्शन 10, ऑप्शन सी सेक्शन 11, ऑप्शन डी सेक्शन 6। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 9। मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 23rd।
पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज नॉट अट्रैक्टेड इन केस ऑफ सूट अगेंस्ट। इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा सूट है जिसके अगेंस्ट चारों में से अगर उसके अगेंस्ट में सूट है किया गया है तो लिमिटेशन ऑफ पीरियड वो अट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ऑप्शन ए, अगर कोई भी सूट है डेटर के अगेंस्ट। ऑप्शन बी, मॉर्टगेज के अगेंस्ट। ऑप्शन सी, टेनेंट के अगेंस्ट। ऑप्शन डी, ट्रस्टी के अगेंस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। सो अगर कोई भी सूट ट्रस्टी के अगेंस्ट में है तो हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो अट्रैक्ट नहीं होगा। मूव फर्दर। 24th, द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज अ सब्सटेंटिव लॉ and has definite consequences on the right and obligation of a party. The statement is, so इसमें पूछा गया है कि अगर ये जो स्टेटमेंट है क्या कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन वो एक सब्सटेंटिव लॉ है और ये एक डेफिनाइट कॉन्सिक्वेंसेस किसके ऊपर, राइट के ऊपर और ऑब्लिगेशंस के ऊपर डालता है पार्टीज के। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी पार्टली करेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। जो भी स्टेटमेंट दिया गया है ऊपर 24th में वो ट्रू है। 25th, एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ऑप्शन ए एक्सटिंग्विश द डेट, बी रेंडर द डेट अनएनफोर्सेबल, सी एक्सटिंग्विशेस द डेट एंड रेंडर इट अनएनफोर्सेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, that is render the debt unenforceable. 26th, an order made on beyond the limitation of period is option A illegal, option B without jurisdiction, option C irregular, option D none of the above. इसमें पूछा गया है कि अगर कोई भी ऑर्डर किया गया है कोर्ट ने और वो बियॉन्ड लिमिटेशन ऑफ पीरियड दिया गया है तो वो कैसा होगा? हमारा करेक्ट आंसर है वो इलीगल ऑर्डर बोला जाएगा। 20, इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ अ हाउस from a trustee of a Waqf property. Option A, no limitation applies. Option B, limitation is applicable. Option C, depends. Option D, none of the above. So इसमें पूछा गया है कि अगर कोई भी सूट है रिकवरी ऑफ पोजेशन से रिलेटेड कोई किससे, फ्रॉम अ ट्रस्टी वक्फ प्रॉपर्टी का, तो हमारा करेक्ट आंसर है नो लिमिटेशन अप्लाइज। तो इस केस के अंदर कोई भी लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा। Move further. 28th, in which of the following case section 10 of the Limitation Act applies? Option A, trust arising by operation of law. B, trust for specific purpose. C, implied trust. D, all of these. सो इसमें पूछा गया है कि जो हमारा सेक्शन 10 है वो किस चीज़ पे अप्लाई हो रहा है। हमारा करेक्ट आंसर है बी, ट्रस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो हमारा सेक्शन 10 है वो अप्लाई किया गया है। 29th, which of the following section of the Limitation Act deal with suit on contract enter into outside the territories to which the Limitation Act 1963 extends? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट का जो कि डील करता है कि कोई भी सूट है किस चीज़ से रिलेटेड की कोई कॉन्ट्रैक्ट किया एंटर किया गया है आउटसाइड द टेरिटरीज के आउटसाइड किया गया, लेकिन वहाँ पे जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है वो एक्सटेंड होता है। ऑप्शन ए सेक्शन 9, ऑप्शन बी सेक्शन 10, ऑप्शन सी सेक्शन 11, ऑप्शन डी सेक्शन 12। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 11 हमारा ये डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डील्स विथ एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स? सो इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि डील करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम के लिए कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें। ऑप्शन ए सेक्शन 9, ऑप्शन बी सेक्शन 10, ऑप्शन सी सेक्शन 11, ऑप्शन डी सेक्शन 12। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सेक्शन 12 हमारा डील करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। आज हमने 30 क्वेश्चंस 30 MCQs डील किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिमिटेशन एक्ट 1963 से रिलेटेड, और ये सारे के सारे MCQs मोस्टली जो हमारे प्रीवियस प्रीलिम में दिए हैं उसमें पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप सबको पता होना चाहिए। सो थैंक यू। हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी MCQ से रिलेटेड उसमें भी बहुत जो भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं हम उसको डील करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।